नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था मानव भूगोल का परिचय, जिसके अंदर अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया था। और आज हम चर्चा करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति और विषय क्षेत्र, जो कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। यह मानेंगे मानव भूगोल की प्रकृति यानी कि पृथ्वी पर जो कुछ भी मानव क्रियाओं के द्वारा जो दिखाई देता है वो सब मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। उन सब का मानव भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र में कीमतों का अध्ययन किया जाता है, यानी अर्थशास्त्र में कीमतों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है और मानव शास्त्र में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में समय का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार भूगोल में समय का अध्ययन, स्थान का अध्ययन किया जाता है और कहाँ और क्यों से इसका अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र में कीमतों का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति शास्त्र में पौधों का कीमतों का संबंध है। वनस्पति शास्त्र में पौधों का संबंध है। इतिहास में समय का संबंध है। इसी प्रकार भूगोल में कहाँ व कैसे का संबंध है। यानी जो भूगोल में अपन अध्ययन करते हैं उसके अंदर अध्ययन करते हैं कब, कहाँ, कैसे। यानी किसी प्रकार का, जैसे मान लो भूगोल के अंदर कोई प्राकृतिक क्षेत्र है, वहाँ पर उसका अध्ययन करते हैं अपन कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ कब से है, ये कैसे बनी, ये क्यों बनी। उन चीज़ों का उसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं। तो इसमें एक कहाँ और कैसे से अध्ययन। इस प्रकार अर्थशास्त्र अपन कीमतों का अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स में, भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति शास्त्र में पौधों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार इतिहास में समय का, तो उसी प्रकार भूगोल में कहाँ और कैसे का अध्ययन करते हैं। ये प्रकृति है इसकी कि इस प्रकार ये मानव भूगोल की प्रकृति है। जो भी पृथ्वी के अंदर मानव निर्मित दिखाई देता है उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल में किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है विषय की प्रकृति। मानवीय क्रिया है, जो भी मानव जिन क्रियाओं को करता है उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ये इसकी प्रकृति है। इसके बाद अपन अध्ययन करते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र।
विषय क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो 6 प्रकार के क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो इसके अंदर अपने 12th क्लास की बुक में जो बताया गया है। नंबर 1, जनसंख्या की समता। कि जनसंख्या की समता क्या है? प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद है सांस्कृतिक वातावरण, फिर कालिक फिर उसके बाद है समायोजन व प्रादेशिक संबंध संगठन, कालिक अनुक्रम, और 5वां है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। फिर है अन्य प्रदेशों यानी दूसरे प्रदेशों से संबंध किस प्रकार है। ये इसका विषय क्षेत्र है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखकर भूगोल यानी मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर है यानी मानव भूगोल में जनसंख्या की समता। समता का मतलब है कि कोई प्रदेश है उसमें जनसंख्या कितनी है और उस प्रदेश में कितनी जनसंख्या रह सकती है, कितनी आबादी रह सकती है, ये उसकी समता मानी गई है। यानी उस प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहने की क्षमता है, तो ये जनसंख्या की क्षमता है। प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, यानी किसी भी प्रदेश के अंदर अगर मानव निवास करता है तो उसमें प्राकृतिक संसाधन भी होने जरूरी है, क्योंकि जब मानव का गुजारा होता है वो प्राकृतिक संसाधनों से होता है। प्राकृतिक संसाधनों की अपन बात करें तो जैसे जल है, वायु है, भूमि है, ये प्राकृतिक संसाधन है। अगर ये प्राकृतिक संसाधन नहीं हो तो मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। तो प्राकृतिक संसाधन कितने हैं वहाँ पर, वो भी आवश्यक है। उसके बाद है सांस्कृतिक वातावरण, यानी उस प्रदेश का सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, यानी वहाँ का कल्चर कैसा है, समाज किस प्रकार रहता है, लोग किस किस श्रेणियों बटे हुए किस प्रकार रहते हैं, उनके आवास कैसे हैं, अधिवास कैसे हैं, तो ये इनमें सांस्कृतिक वातावरण में इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम का मतलब होता है कि मनुष्यों का जो कालक्रम है, भूगोल का जो कालक्रम है, उनको बांटा गया है कि प्राचीन काल में भूगोल में लोग कैसे रहते थे, मानव कैसे रहते थे, इसमें मध्यकाल में कैसे रहते थे और आधुनिक काल में कैसे रहते थे। और उसी पर यह माना गया है कि जो भूगोल है वो क्या है कि समय समय के आधार पर परिवर्तनशील माना गया है, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। तो इसी हिसाब से इनके कालक्रम के अनुसार भूगोल में परिवर्तन देखा गया है। उसके बाद है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन और प्रादेशिक संगठन का मतलब कि किसी प्रदेश में समायोजन माना गया और प्रादेशिक संगठन यानी प्रदेश के अंदर संगठन, हर चीज़ आपस में किसी न किसी से जुड़ी हुई है। मानव का अन्य चीज़ों से जुड़ा संबंध है, उसका उस चीज़ संबंध है, तो एक तरह से यह है प्रादेशिक संगठन माना गया है। उसी आधार पर दूसरे प्रदेशों से संबंध, यानी जो दूसरे प्रदेश है, पड़ोसी राज्य है, प्रदेश है, उससे भी किसी प्रदेश को संबंध बनाए रखना, वहाँ की आने जाने की सुविधा, आयात निर्यात, कोई भी संसाधन को यानी संसाधन को काम में लेना, या फिर कोई वस्तु इस प्रदेश में नहीं है तो दूसरे प्रदेश से आयात निर्यात करना, इन चीज़ों से उसका संबंध भी माना गया है। ये चीज़ें विशेष क्षेत्र के अंदर ये आती हैं। समझ में आ गया होगा।
आगे अपन चर्चा करते हैं आगे हम चर्चा करते हैं मानव का विकास। यानी मानव का विकास किस प्रकार हुआ। मानव का विकास माना गया है कि ये 3 युगों में इसको बांटा गया है कि मानव का जो विकास है ये कितने युग में। तो ये 3 युग में माना गया है, जिसका है ये प्रथम युग है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और 3 है आधुनिक काल। ये 3 युगों में इनको बांटा गया है मानव को। मानव का विकास 3 युगों में यानी 3 कालों में हुआ है। जो प्राचीन काल में बात करते हैं अपन, तो प्राचीन काल के अंदर मानव का मानव से जो संबंध था वो कम था, और जो तकनीकी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। प्राकृतिक वातावरण पर इनको निर्भर होना पड़ता था और वही इनकी शक्तियाँ थी। जैसे इन्होंने माना है कि सूर्य, अग्नि, वर्षा, जल, इन चीज़ों को ही ये प्राकृतिक शक्तियाँ मानते थे उस समय, और इन्हीं पर ये आधार पर डिपेंड होते थे। तो ये प्राकृतिक भूगोल वेता है, जिसके अंदर स्ट्रम्बो है और ये क्या नाम है इरेस्टोथीन है, और एक है इसके अंदर अरस्तु है, यूनानी भूगोल वेता थेल्स है। ये सभी यानी अरस्तु है, थेल्स है, स्ट्रैम्बो है, ये प्राचीन भूगोल वेता है। जो उस समय केवल और केवल जो शक्तियाँ थी वो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, वो उन्हीं पर ये डिपेंड थे। यानी ये इनकी आधारभूत आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता प्राकृतिक वातावरण था जो प्राचीन काल में था। उसके बाद अपन मानते हैं मध्यकाल के अंदर नौ संचालन इनका विकास हुआ, कुछ तकनीकी का विकास हुआ, तो मध्यकाल में नौ संचालन का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ और मानव का आपसी संबंध बढ़ा। तो मध्यकाल में नौ संचालन, तकनीकी विकास, इनकी खोज हुई और अन्य चीज़ों की इनमें खोज की गई, जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया गया। इसके अंदर प्राचीन काल के अंदर एक अरस्तु ने एक कोटेशन दी थी, जिसके अंदर माना गया कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो क्या कि बहादुर होते हैं और चिंतन में कमज़ोर होते हैं, यानी उनके चिंतनशील जो क्षमता है वो कम थी। जबकि जो एशियाई लोग हैं, गर्म प्रदेशों के जो लोग हैं, वो क्या कि सुस्त होते थे, वह चिंतनशील होते थे। ये एशियाई लोग और जो ठंडे लोग हैं वो बहादुर होते थे। तो ये अरस्तु ने कहा कि जो ठंडे प्रदेश के जो लोग हैं वो बहादुर होते थे और उनमें चिंतन करने की क्षमता नहीं थी, यानी कम थी। जबकि एशियाई लोग यानी गर्म प्रदेश के लोग हैं वो सुस्त व चिंतनशील होते थे। अब है आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो
18वीं सदी के बाद से ये माना गया है, इसमें भूगोल का विकास हुआ। उसके बाद 20वीं सदी के अंदर भी कुछ विद्वान थे जिसके अंदर माना गया है जिसके अंदर हमबोल्ट है, रेटर है, ये सभी है, ये आधुनिक भूगोलवेता है। इन्होंने इसका अध्ययन किया और अमेरिका में भी यानी अन्य देशों में लगभग इनका विकास माना गया। अमेरिका के भूगोलवेता एलन चर्चिल सैंपल है, हंटिंगटन है, ये अमेरिकन भूगोलवेता थी। यानी अमेरिकन भूगोलवेता सैंपल, हंटिंगटन, ये अमेरिकन भूगोलवेता माना गया। इन्होंने अमेरिका में भी भूगोल का विकास किया और अन्य सभी देशों में भूगोल का विकास हुआ। ये आधुनिक काल माना गया है। इसको देखते हुए इन्होंने 3 विचारधारा मानी और 3 प्रकार इनको बताया गया कि नियतिवाद, नवनियतिवाद, संबंधवाद, संभववादी। ये नियतिवाद, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नवनियतिवाद, जो कि ये 20वीं सदी के अंदर 20वीं सदी में नियतिवाद के अंदर प्रकृति को ही सर्वे सर्वा माना गया है। इसके अंदर जो प्रकृति है, प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया है। मनुष्य को न के बराबर उसमें माना गया है कि जो प्रकृति जो कुछ करती है वो नियतिवाद माना गया। जबकि संभववाद के अंदर प्रकृति को गौण माना गया है, प्रकृति को गौण माना गया है, और जो सर्वे सर्वा है वो कौन है? मानव। यानी मानव जो करेगा वही संभववाद है। प्रकृति जो है वो एक गौण माना गया, जबकि नियतिवादी में प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, मानव एक गौण है। यानी प्रकृति ने उसको जो दिया है वो उसको स्वीकार करेगा, जबकि संभववादी ये कहते हैं कि प्रकृति इसको दिया है, वो मानव उसका गुलाम नहीं है, मानव कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक विद्वान थे जिन्होंने दोनों को मिलाकर एक विचारधारा दी थी नवनियतिवाद, जो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने यह कहा कि प्रकृति और मानव दोनों ही सर्वे सर्वा है। जिस प्रकार एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो यातायात को अपने हिसाब से मोड़ देता है, तो उसी प्रकार नियतिवाद में माना गया है कि मान लो किसी यातायात साधनों को इधर भेजना है तो वो उधर भेज देगा। ऐसे ही प्रकृति है तो मानव उसको परिवर्तन भी कर सकता है। इसको दूसरा नाम दिया गया, इसको रुको और जाओ। यानी ये कहा गया है कि प्रकृति को वो रोक सकता है लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रोक सकता। तो ऐसे यातायात साधनों को एक पुलिस कर्मी उसको रोक सकता है, लेकिन वो उनको ज़्यादा देर के लिए नहीं रोक सकते। जब तक रोड खाली हो जाती है या दूसरी तरफ के साधन निकल जाते हैं उसके बाद उनको वापस जाना पड़ता है। उसी प्रकार प्रकृति को आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, लंबे समय के लिए नहीं रोक सकते। इसलिए इसका दूसरा नाम दिया है रुको और जाओ। ये सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। नियतिवाद के जो समर्थक थे वो रेडजेल, सैंपल, और संभववाद के जो जनक है, संभववाद जो शब्द की उत्पत्ति थी वो दी थी फेब्रे ने, और इसका समर्थक मानते हैं विडाल डी ला
ब्लास ये इसके समर्थक हैं। तो ये 3 विचारधारा दी है, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। उसके बाद 1930 के अंदर क्रांतिकारी विचारधारा ने जन्म लिया। उसके बाद इन धीरे धीरे इसको विषय को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, उसकी उप शाखाएँ बनाई गई है जिसका अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है, जैसे राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, जनसंख्या भूगोल, इन सब का इसमें अलग अलग रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट लेसन की या नेक्स्ट चैप्टर की अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।